students, we are going for the chapter microorganisms. In this chapter we are going to discuss about many different organisms which are around us but we are not able to see them with the naked eyes. वो organisms जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते. We need an electron microscope or a high powerful microscope to see these organisms. These organisms are known as microorganisms. Very minute or we can say tiny organisms. बहुत ज़्यादा minute और tiny organisms होते हैं ये, तो इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए. That's why these are known as microorganisms. अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे ही हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, तो हम वी आर नॉट एबल टू सी देम, तो हम उन्हें नहीं देख पाते. बट दे आर एवरीवेयर. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड भी होते हैं, बाहर भी होते हैं. जैसे अगर हम बात करें स्किन की, यहाँ पर भी होते हैं. और अगर हम बात करें इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बात करें फ्लोर पर जो क्रैक होते हैं उनमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की कोई चीज़ जो भी हम टच करते हैं उन पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी. इसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं दीज आर नॉन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द साइंटिस्ट हु परफॉर्म द स्टडी ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो अगर हम बात करें कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम आइसी कोल्ड एरिया की बात करें जहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, आइसी कोल्ड एरियाज ये ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर भी मिलते हैं. अगर हम बात करें वॉल्केनोज की जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर डेजर्ट्स की, तो ये वहाँ पर भी मिलते हैं. डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, आइसी कोल्ड एरियाज में भी मिलते हैं, वेटलैंड्स में भी मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीलापन होता है, वहाँ पर भी मिलते हैं. अगर हम बात करें ड्राई एरियाज में भी मिलते हैं. तो दीज आर एवरीवेयर, ये हर जगह मिलते हैं. दैट्स वाई दीज आर अबंडेंट इन नेचर. इनकी इस क्वालिटी को हम बोलते हैं अबंडेंट इन नेचर, क्योंकि ये हर जगह है. बहुत ज़्यादा आइसी कोल्ड एरियाज में भी है, वॉल्केनोज में भी है, डेजर्ट्स में भी है, वेटलैंड्स में भी है और ड्राई एरियाज में भी. दैट्स व्हाई दीज आर अबंडेंट इन नेचर. अब हम अगर बात करें कि ये अबंडेंट इन नेचर है क्यों, कैसे रह सकते हैं इतने ज़्यादा आइसी कोल्ड एरियाज में या फिर इतने ज़्यादा गर्म एरिया में, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट दीज ऑकर्स एवरीवेयर. क्योंकि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, सपोज दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल हुई, ऐसे ही ये एक कवरिंग फॉर्म करेगा अराउंड द बॉडी. अपनी सेल वॉल के चारों तरफ, अपनी सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे सिस्ट. और इस सिस्ट में इन द कंप्लीट अनफेवरेबल कंडीशन, तब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. और इसी इनएक्टिव फॉर्म में ये अपनी पूरी अनफेवरेबल वाला टाइम पीरियड कंटिन्यू करेगा. जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हुई वैसे ही ये सिस्ट ब्रेक करेगी और जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाएगा. ये सिस्ट ब्रेकअप करेगी और जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाएगा और दोबारा से अपनी एक्टिव फॉर्म में वो अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू करेगा. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इट अकर्स in these areas, icy cold areas or desert areas. So now we will talk about the classification of these microorganisms. So depending on their characteristic feature or their common features, हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. जैसे जैसे सबके फीचर्स मिले ऐसे ऐसे हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
जैसे किसी की शेप, किसी के फंक्शन, किसी की कोई भी क्वालिटी अगर सेम है तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया है बैक्टीरिया। जैसे कि जितने भी यूनिसेल्युलर हुए, जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हुए, उनको हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। सेकेंड इज फंजाई, जितने भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हुए जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, उनको हमने फंजाई में रख दिया। थर्ड इज एल्गी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स विच हैव क्लोरोफिल, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है, हमने उनको एल्गी में रख दिया। थर्ड इज, देन फोर्थ इज प्रोटोजोआ, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमने प्रोटोजोआ में रख दिया। नेक्स्ट लास्ट इज वायरस, जितने भी ऑन द विच ऑकर्स ऑन द बॉर्डर लाइन, विच आर कनेक्शन बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर हैं उनको सबको हमने वायरस में कंक्लूड कर दिया है सबको। सो दीज आर द 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, as we are very familiar with the word bacteria, bacteria is हमने सेल वाले चैप्टर में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर पढ़े थे। व्हाट इज यूनिसेल्युलर, व्हाट इज मल्टीसेल्युलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेल्युलर, जो जब सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी उसको हमने बोला यूनिसेल्युलर। बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर क्योंकि सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती है उसको हमने मल्टीसेल्युलर बोला है। बट यहाँ पर जो बैक्टीरिया वो यूनिसेल्युलर है। हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले आए हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता, जिनके न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, उनको हमने प्रोकैरियोट्स बोला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हमने क्या बोल दिया, प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास प्रेजेंट होती है, बट इन द प्रोकैरियोट्स इट इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट होगी। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की क्वांटिटी की, तो अगर हम 1 ग्राम ऑफ सॉइल लेते हैं तो इस 1 ग्राम ऑफ सॉइल में मोर देन 2.5 मिलियन बैक्टीरिया मिल जाते हैं हमें। इस 1 ग्राम ऑफ सॉइल में हमें मोर देन 2.5 मिलियन बैक्टीरिया हमें से 1 ग्राम सॉइल में मिल जाएंगे। तो इतने ज्यादा होते हैं, ये रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं। विद इन 1 or 2 आवर्स दे मल्टीप्लाई। वो एक विद इन 2 to 3 आवर्स में ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन जाएंगे। तो ये जो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं और इसी तरीके से इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो भी बहुत छोटा होता है। सम आवर्स का ही होता है, किसी को कुछ मिनट्स का होता है, किसी को कुछ आवर्स का होता है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम। दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अगर हम बात करें लार्जेस्ट बैक्टीरिया की, दैट इज थियोमार्गरिटा neobensis. This is the name of largest bacteria in the world. There is the smallest bacteria is Mycoplasma genitalium and the largest bacteria is Thieumargarita neobensis. This is the structure. This is bacteria. ये बैक्टीरिया है, कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 1 ग्राम ऑफ सेल में मोर देन 2.5 मिलियन जो है इसमें बैक्टीरिया मिलते हैं।
Smallest bacteria Mycoplasma genitalium and largest bacteria is Thiomargarita neobensis. Neobensis why? क्योंकि न्यूबीन्स में मिला. This is a place neobensis. तो neobensis इसलिए है क्योंकि ये neobensis में मिला. That's why. So बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पेन होता है बहुत छोटा होता है और इतनी ही जल्दी रिप्रोड्यूस करता है. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की शेप की, तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स. हमने 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं हमारे पास. अगर जो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की जो शेप है वो रोड शेप्ड होती है, जैसे रॉड शेप होती है. अगर जो बैक्टीरिया इसकी रोड शेप्ड होती है देन इट इज नॉन एज बैसिलस. हम इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे. हम इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे अगर फर्स्ट. सेकंड, अगर जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरल शेप का होता है, जैसे स्पाइरल होता है ऐसे शेप का होता है, देन इट इज नॉन एज स्पाइरला. अगर जो बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे स्क्वायर होता है स्फेरिकल शेप का होता है, देन इट इज नॉन एज coccus. On the basis of the shape of bacteria are of 3 types. One is bacillus if it is of rod shaped. अगर स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल शेप का होता है, देन इट इज नॉन एज स्पाइरुला. और अगर स्फेरिकल शेप का होता है बैक्टीरिया, देन इट इज नॉन एज coccus. So this is bacteria. हमने बहुत सारे बैक्टीरिया हम मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस, जो हम इन सबको सफिक्स की तरह यूज करते हैं. मोनोकोकस, बाइकोकस, ट्राइकोकस, लैक्टोबैसिलस ऐसे. तो अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी इज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है. दे कैन बी बोथ. बैक्टीरिया सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं, बट दे कैन बी बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी इज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. जैसे प्लांट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जैसे प्लांट बॉडी होती है ऐसे ही होते हैं, बट इट डज नॉट हैव स्टेम. इसकी जो बॉडी होती है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. इसकी जो बॉडी है वो स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है. और क्योंकि इसकी बॉडी जो है इन तीनों पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज थैलोफाइट्स. जिन प्लांट्स की बॉडी इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होती है उसको हम बोलते हैं थैलोफाइट्स. ओके, थैलोफाइट्स. नाउ जो एल्गी होती है, क्योंकि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसी वजह से इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो क्या कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है. सो दीज कैन गो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो दीज कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी वाटर में भी रह सकती है, एक्वेटिक भी है, पानी के अंदर भी मिल सकती है, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, प्लांट के सरफेस पर भी मिल सकती है. हमने बहुत बार एल्गी को रॉक्स की सरफेस पर, ग्रीन कलर देखा है ना, ग्रीन कलर रॉक्स की सरफेस पर या फिर स्नो की सरफेस पर मिलता है. ये भी ऐसे ही अबंडेंट इन नेचर है, मतलब पानी के अंदर भी, पानी के सरफेस पर भी, रॉक्स की सरफेस पर भी, इवन ऑन द सरफेस ऑफ द स्नो की सरफेस पर भी मिलती है. तो एल्गी इज ऑल्सो अबंडेंट इन नेचर, वाटर में, रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में. तो वाटर वाले प्लेसेस पर मिलती है, स्नो एंड ऑन द रॉक्स. तो हर जगह, मेनली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हमने एल्गी को देखा. अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी के कुछ एग्जांपल्स लाइक क्लेमाइडोमोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी. अगर हम बात करें स्पायरोगायरा, कारा, these are the examples of
These are the examples of algae. Now we will discuss about, after algae we will discuss about fungi. Algae differentiate कर सकते हैं, we can differentiate between algae and fungi. Algae is unicellular, multicellular. Fungi is also unicellular and multicellular, दोनों होती है. जो fungi होती है is fungi also have plant like characteristics. fungi के भी बिल्कुल plant like characteristics होती है. its body is not divided into stem, roots and leaves. वो भी थैलोफाइट होती है, but the main difference is algae के पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बना सकती है, बट फंजाई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, सो इट कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती. जो फंगस होती है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंगस. हम फंगस के बारे में बात करेंगे. हम बात कर रहे थे कि जो फंगस है वो भी यूनिसेल्युलर और मे बी मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकती है. इसके भी प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट के होते हैं ऐसे ही प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट लाइक फीचर्स होते हैं फंगस के. द मेन डिफरेंस इज एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंगस इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. फंगस के पास ये क्लोरोफिल नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो अपना खाना कैसे खाएगी? इट मे बी अ पैरासाइट और अ सेप्रोफाइट. ये या तो पैरासाइट होगी या फिर सेप्रोफाइट होगी. पैरासाइट मीन्स विच लिव्स ऑन द लिविंग बॉडी. जो लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेगी उनको हम पैरासाइट्स बोलेंगे. और विच टेक्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड animals or dead organisms or dead plants, these are known as saprophytes. उनको saprophytes बोलेंगे. जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेगा उनको हम saprophytes बोलेंगे. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा उनको पैरासाइट्स बोलेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इट मे बी अ पैरासाइट और इट मे बी अ saprophyte. अगर हम बात करें कि फंगस होती कहाँ पर है, फंगस हमें बहुत ज्यादा मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलेगी. वार्म ह्यूमिड एरियाज में मिलेगी, जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्ट प्लेसेस होगा. जैसे कि अब मानसून वाला सीजन चल रहा है उसमें, जैसे कि अगर हम अब देखेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा दिन तक अनटच्ड रख दो तो वहां पर हमें थोड़ा ब्लैकिश सा, थोड़ा ग्रेइश सा कुछ मिलेगा. वो ही फंगस है. दैट्स, अगर हम ब्रेड मॉल की बात करें, ब्रेड मॉल को बहुत ज्यादा स्पोर सा टाइनी सा ऑर्गेनिज्म मिलता है. वो भी फंगस होती है. बुक्स पर लग जाता है, कपड़ों पर लग जाता है, तो दैट इज फंगस, जो कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट, वार्म, ह्यूमिड पार्ट, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है. दैट्स व्हाई फंगस विल ग्रो देयर. इसकी वजह से जो फंगस है वो वहां पर ग्रो कर जाएगी. एग्जाम्पल ऑफ फंगस इज जियार्डिया. Giardia is the example of fungus. Bread mold पर जो फंगस मिलती है, ब्रेड मोल्ड, जियार्डिया are the examples of fungus. फंगस के एग्जाम्पल हैं जैसे yeast is a fungus. yeast भी एक फंगस है. जैसे कि penicillium is also fungus. So these are the examples of fungus. प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं. ये भी थैलोफाइट होता है बिकॉज इट्स बॉडी इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू रूट प्लांट्स एंड थैलोफाइट्स. बिकॉज इट्स बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कैसा होता है? प्रोटोजोआ, जैसे हमने बात की एल्गी और फंगस की, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट लाइक होते हैं, ऐसे ही जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल एनिमल लाइक होते हैं. जैसे एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे ही जो प्रोटोजोआ होता है वो एनिमल लाइक होता है. एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं उसके. एनिमल लाइक मतलब कि अपना खाना तो खुद बनाएगा ही नहीं, दूसरों पर डिपेंडेंट होगा. दैट्स व्हाई इट इज अ सेप्रोफाइट. और अ पैरासाइट. पैरासाइट भी हो सकता है क्योंकि हमारे पर भी बहुत सारी ऐसे डिजीजेस होती हैं ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटोजोआ से होती हैं. प्रोटोजोआ कॉजिंग डिजीजेस होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा, तो पैरासाइट्स भी हो सकता है.
तो अपना खाना दूसरों से लेगा, दैट्स व्हाई इट इज सेप्रोफाइट। तो क्लोरोफिल की तो बात है ही नहीं जब एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं इसके, इट इज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ सेप्रोफाइट और अ पैरासाइट। रहेगा कहाँ पर? ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर उसी से अपना फूड लेगा, एंगल्फ करेगा अपने फूड को। जैसे कि हमने बात जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जियार्डिया। जियार्डिया इज अ प्रोटोजोआ नॉट अ फंगस। जियार्डिया, पैरामीशियम, अमीबा तो अपने फूड को एंगल्फ करेंगे। जैसे ही अपना फूड दिखेगा अपने फूड को एंगल्फ करके उसको अंदर लेंगे इन द ह्यूमन बॉडी, इन द बॉडी ऑफ द प्रोटोजोआ के अंदर जाएगा वो। सो दिस इज प्रोटोजोआ। इसको जो सीजन है वो ऐसा कंडीशन ऐसा कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। मॉइस्ट प्लेस पर भी रह सकता है, तो सॉइल में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ऑन द ह्यूमन बॉडी भी रह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारी जो डिजीजेस होती हैं वो प्रोटोजोआ होती हैं। नाउ द लास्ट इज वायरसेस। Viruses we are very familiar like COVID-19, कोरोना वायरस इज अ वायरस। हम इसको नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा है, कितने कॉजेज कर रहा है वायरस के। ऐसे ही बहुत सारे वायरसेस होते हैं, सो मेनी वायरस, एडिनो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो वायरस के जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं। वायरस के जो फीचर्स होते हैं, इट डज नॉट रिप्रोड्यूस। अगर यूनिकली बात करें तो इट डज नॉट रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट शो स्टिमुलस, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड। these all are the characteristics of viruses। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस, all these are not the characteristics of living beings। ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स की होती हैं, नॉन लिविंग बींग्स के थे। बट देयर इज अ बट, मीन्स अगर ये वायरस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, विद इन द ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी नहीं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है तो इट बिकम्स स्लिप। इसमें सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आ जाती है। इट कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन शो स्टिमुलस, इट कैन रिस्पॉन्ड, इट कैन प्रोवाइड इट्स कॉपीज। वो अपनी कॉपीज बना सकते हैं। जैसे ही ये लिविंग बीइंग के अंदर जाएगा, एक होस्ट सेल, दिस इज द होस्ट सेल, विल प्रोड्यूस सो मेनी कॉपीज, बहुत सारी। ये आगे 3, दिस विल प्रोड्यूस सो मेनी कॉपीज। सो दे आर within some minutes it produces so many copies। बाद में चाहे ये होस्ट सेल मर जाए, बाद में जो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, दिस होस्ट सेल विल डाई। इस होस्ट सेल के मरने से, क्योंकि बहुत सारी होस्ट सेल मरेंगी, दिस ओनली विल नॉट बी अ होस्ट सेल। तो जैसे ही ये होस्ट सेल मरेंगी, इन होस्ट सेल के मरने की वजह से जो पर्सन विल डाई, द पर्सन विल फॉल इल, पर्सन जो है बीमार पड़ जाएगा। और बीमार पड़ने के बाद धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वायरस तो द पर्सन विल डाई। क्योंकि ये सब होता कैसे है? क्योंकि जो वायरस है इट डज नॉट हैव इट्स न्यूक्लियस, और तब तक किसी भी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता तब तक हम उसको लिविंग मान ही नहीं सकते। तो इट विल गो टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक होस्ट के पास जाएगा, उसका न्यूक्लियस यूज करेगा। जैसे ही वायरस हमारे अंदर आता है, हमारे न्यूक्लियस यूज करता है, हमारे न्यूक्लियस को ऐसी कमांड देता है कि आपको ये सेल डिवाइड करनी है, ये सेल का प्रोडक्शन करना है। इसके बाद जो इनका प्रोडक्शन होगा तो इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे द पर्सन विल फॉल इन। अगर हम बात करें वायरस के, हमने रहने की बात करी कि वो होस्ट में रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहेगा, बहुत जल्दी विद इन सम सेकेंड्स और विद इन सम मिनट्स इट रिप्रोड्यूसेस, बहुत कम टाइम में रिप्रोड्यूस करता है। बहुत अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, एडिनो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV virus, and add one more virus, that is COVID-19।
Why it is COVID-19? Because it is discovered in 2019. That's why it is COVID-19, and this is a very effective virus, as we know. Now, in the next part, we will discuss about what are the harmful effects of these microorganisms. These are not only harmful, सिर्फ harmful नहीं होते हैं, बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं. कुछ हमारे खाने को खराब कर देते हैं, कुछ हमारे खाने को यूज अप कराते हैं, कुछ हमें खाना देते हैं, कुछ हमें बीमारी देते हैं, कुछ हमें उन्हीं बीमारी से बचाते हैं. तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल एंड यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स.